पेज 116 पोएम निकालेंगे, फादर रिटर्निंग होम। तो पिताजी जब घर पे आ रहे हैं तो उनके ऊपर दिलीप चित्रे ने ये प्यारी सी पोएम लिखी है। एक लाचार दुखी बाप, ये उसकी पोएम है, उस बारे में है कि एक वर्किंग क्लास पेरेंट, सिर्फ बाप नहीं, अपन इसमें माँ भी बोल सकते हैं। एक वर्किंग क्लास पेरेंट जब घर पे आता है थका हारा, तो वो बेचारा अपनी लाइफ कैसे मैनेज कर रहा है, प्लस उसके बच्चे उसको केयर नहीं करते उसके बारे में, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। ठीक है, एक उसके मन की व्यथा बताई गई है, उसकी लाइफ कितनी ट्रबलसम रहती, दिन भर काम करने के बाद भी इवनिंग में वो स्ट्रगल करते हुए घर पर आता है बेचारा बाप, तो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, शुरू करेंगे। अच्छी पोएम है, इजी है। दिलीप चित्रे, वी आर ऑन पेज नंबर 116, फादर रिटर्निंग होम। Dilip Chitra 1938 to 2009 was a celebrated bilingual poet, underline bilingual, and translator with a remarkable work in Marathi and English. His versatile creativity extends to painting, filmmaking, and his notable contribution as a magazine columnist. He received the prestigious Sahitya Akademi Award both for poetry as well as for his well-known translation work, says Tuka. Tuka उसको शॉर्ट में बोला है। Popular Abhangas, that is spiritual poems by Sant Tukaram. He had started translation of literary work of saints in Marathi at the age of 16. जितने भी ये बड़े-बड़े लोग हैं, उन्होंने लगभग तुम्हारी एज में काम करना, मेहनत करना शुरू कर दिया था। Exile, alienation, self-disintegration and death are observed to be the major themes of his works. Underline exile. Exile. Exile का मतलब तुमको पता होगा, बैनिश, या फिर किसी को जैसे डिपोर्ट कर देते हैं, वापस बाहर भेज देते हैं, या फिर बाहर भेज देते परमानेंटली, देश के बाहर, राज्य के बाहर, दैट इज एक्साइल। एंड बायलिंगुअल मतलब दो लैंग्वेजेस में। ठीक है, दो लैंग्वेजेस में। जब भी हम कई सारे एप्स डाउनलोड करते हैं या कभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं हमारे पीसी के लिए, तो उसमें उसका लिखा हुआ तो होता है डिस्क्रिप्शन में दैट इट इज मल्टीलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मतलब बहुत सारे लैंग्वेजेस। ये जो बंदा था ये दो लैंग्वेजेस में अच्छे से काम करता था, दिलीप चित्रे, मराठी एंड इंग्लिश। आगे, दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम ट्रैवलिंग इन अ केज। इट ड्रॉज अ पोर्ट्रेट ऑफ अ सबर्बन कम्यूटर, अंडरलाइन सबर्बन, अंडरलाइन कम्यूटर। सबर्बन का मतलब क्या है? अर्बन का सब अर्बन मतलब आउटस्कर्ट्स की बात हो रही है, सिटी के बाहर का एरिया, आउटस्कर्ट्स। ठीक है, वहां पर रहने वाला एक मिडिल क्लास पर्सन, एक बिलो मिडिल क्लास पर्सन की बात हो रही है, कैसे वो अपनी लाइफस्टाइल करता है, व्यतीत। ठीक है, कम्यूटर मतलब ट्रैवलर, ट्रैवलर। कम्यूट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब कम्यूटिंग। एंड जो कम्यूट कर रहा है वो कम्यूटर मतलब ट्रैवलर, ऐसा। इट डिपिक्ट्स हिज dull, monotonous, exhausting and equally pitiable daily routine. Underline monotonous, underline pitiable. It describes a forced alienation at home, which is reflected through the stale food, underline stale, and lack of sharing.
His children refuse to share their joys and sorrows with the hard-working father who, as a result, is forced to retire into solitude. Underline solitude. This very painful loneliness is a symbol of man's isolation from the materialistic man-made world. मतलब ये जो man-made दुनिया है उसमें से man ही बाहर हो गया, मतलब उसको दुनिया की पड़ी नहीं है, उसको दुनिया पसंद ही नहीं है। जैसी लाइफ चल रही है, फिर एक दिन बेचारा वो थका हुआ बाप मर जाएगा, ऐसा सिंपल सा उसमें बताया जा रहा है। सेकेंड लाइन में जो इसमें लिखा है मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब डल होता है, तो डल उसके पहले ऑलरेडी लिखा है, इक्वल टू कर दो दोनों के बीच में, डल एंड मोनोटोनस के बीच में इक्वल टू कर देंगे। पीटीएबल, पीटीएबल दया करने योग्य, जिसके ऊपर दया करते हैं हम, पीटी मतलब दया, पीटीएबल मतलब दया करने योग्य, लिखना होगा, लिख लो हिंदी में। स्टेल का मतलब नॉट फ्रेश, पुराना फूड, ओल्ड फूड हम बोल सकते हैं, नॉट फ्रेश फूड। सॉलिट्यूड, लास्ट सेकेंड लाइन में है सॉलिट्यूड मतलब लोनलीनेस, लोनलीनेस। फादर रिटर्निंग होम, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार वो पिक्चर की तरफ देखेंगे, पेज 117 में, पेज 117 में पिक्चर है, उसमें बता रहे एक दिन भर का थका हारा बाप कैसे घर की तरफ जा रहा है ट्रेन का सफर करते हुए, ठीक है, और कई बार रास्ते में वो सो भी जाते हैं लोग, ऐसा होता है, दिस इज एक्चुअली फैक्ट। कई लोग रास्ते में आने जाने में ही सोते हैं, अपनी नींद पूरी कर लेते हैं ताकि घर जाके फ्रेश रहेंगे, ऐसा कुछ, तो ये सारी चीजें होती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है एक ओल्ड एक्सपीरियंस्ड बट अ ट्रैवलर विद अ डल लाइफ, ठीक है, और जिसको कुछ कोई उसके साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा है, वो किसी के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर रहा है, और आखिरी में वो थक के अकेला अकेला सो जाता है, ऐसा। मतलब ही इज अ मैन विदाउट एनी एडवेंचर इन हिज लाइफ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बोरिंग हो, ठीक है, इसका मतलब हो सकता है कि वो खुश है वैसी लाइफ में, ये भी हो सकता है उसका मीनिंग। शुरू करेंगे, फादर रिटर्निंग होम, पहले हम मीनिंग्स लिख लेंगे इसके, और पोएम कंप्लीट होने के बाद देखेंगे इसके फिगर्स ऑफ स्पीच। माय फादर ट्रेवल्स on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. Suburbs का मतलब अगर तुमको लिखना होगा तो अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, आउटस्कर्ट्स, यहाँ लिखा है मैंने आउटस्कर्ट्स, शहर के बाहर की दुनिया, जो गांव खेड़े में लोग रहते हैं शहर के बाहर, वहां पर। ये मोस्टली मुंबई लाइफस्टाइल की भी बात हो रही है। His shirt and pants are soggy, underline soggy, मतलब wet, and his black raincoat stained, underline stained, with mud, and his bag stuffed with books is falling apart, underline falling apart. His eyes dimmed by age, underline dimmed. Fade homeward through, underline fade. The humid monsoon night, underline humid. Now I can see him getting off the train like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane, underline lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई राइमिंग वर्ड्स नहीं है, बस एक ही सेंटेंस चला रहे हैं उसको, फिर जब मन किया अगले सेंटेंस में चले गए, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो आप लोग फ्री वर्स, पोएम के नाम के बाजू में लिखेंगे फ्री वर्स, अंड सन, जहां मन किया वहां पर एंटर मार दिया उसने,
ऐसा। नेक्स्ट लाइन, तो मीनिंग्स लिखेंगे। सॉगी का मतलब वेट, ये आपने लिख लिया होगा। स्टेन्ड, स्टेन्ड का मतलब सॉइल्ड, उसके ऊपर सॉइल लग गया, ऐसा स्टेन्ड, सॉइल्ड। फॉलिंग अपार्ट, उसको वो रोज अपना जो बैग लेकर जाता है, हो सकता है वो बैग कहीं से टूट गया होगा, ये सब। और पता नहीं, शायद ये जो फादर है उसकी बुक्स भरी है उसकी बैग में, तो वो टीचर है कौन है नहीं पता, ठीक है, बट ही इज अ फादर, ये पक्का है। तो फॉलिंग अपार्ट का मीनिंग लिखेंगे ब्रेकिंग इनटू पीसेस, ब्रेकिंग इनटू पीसेस। इसका जो सामान है वो टूट रहा है, जो उसका बैग है वो फट रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। डिम्ड, डिम्ड का मीनिंग लिखेंगे बिकम डल, उसकी जो आंखें है वो डल हो चुकी है, मतलब उसको पता है कि अपनी यही जिंदगी है, काम पे जाना है, काम से वापस आना है, 9 to 5 का बेसिक जॉब है इसका। फेड, फेड मतलब लूज फ्रेशनेस, वो डल अपने घर पे जा रहा है, डल वापस जाएगा, नेक्स्ट डे फिर से तैयार होकर वही शक्ल लेकर जाएगा काम पे, वही शक्ल लेकर वापस आ जाएगा, ऐसा, नो एक्साइटमेंट। फेड मतलब लूज फ्रेशनेस। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब लिख सकते हैं आप डैम्प, मतलब गीला है ना, मॉनसून नाइट की बात हो रही है, गीला है, डैम्प, DAMP, डैम्प। नीचे लेन, लास्ट सेकंड लाइन में लेन का मीनिंग आप लिख सकते हो फुटपाथ, फुटपाथ। गलती इस बात की भी नहीं है कि भैया ये जा रहा है, काम करता है, थका रहा, वापस आ जाता है, ये किसी दिन खुश आ गया तो उसकी बीवी उसको परेशान कर देंगे, आज तो बहुत खुश लग रहे हो, क्या हुआ, ठीक है, तो ये सोचता है कि डल ही रहे तो लाइफ, ऐसा इसमें लिखा नहीं है, ऐसा मैं अपना तुमको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है ना, नहीं तो बीवी उसकी परेशान कर देंगी, क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा, तो सोचेगा वो कि डली लाइफ ठीक है अपनी, ऐसा। चलो आगे, ऊपर कम्यूटर्स की जगह पर आप लिख सकते हो, जहां कम्यूटर्स है सेकंड लाइन में, वहां आप लिख सकते हो ट्रैवलर्स, ठीक है। वैसे तो आपने ऑलरेडी लिखा है उसका मीनिंग, फिर से लिख सकते हो ट्रैवलर। Home again, I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. तो घर पे आने के बाद वही चाय पीना, बुक पढ़ना, वही उसका मतलब रूटीन चल रहा है, एकदम बोर सा, ऐसा दिलीप चित्रे बोल रहा है। Reading a book. Next page. He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world. ये पूरी लाइन अंडरलाइन करेंगे, man's estrangement from a man-made world. तो वो टॉयलेट जाता है, फिर बहुत देर टॉयलेट में बैठता है, आधा एक घंटा, क्या सोचते हुए बैठता है पता नहीं, ऐसा उसमें बोला जा रहा है, ठीक है। और ये मैन मेड वर्ल्ड से वो मैन ही अलग चला गया है, ऐसा। एस्ट्रेंजमेंट, एलियनेशन आपको पता होगा, किसी को अकेला छोड़ देना, तो वो अकेला हो जाता है इंसान, सॉलिट्यूड। कमिंग आउट, ही ट्रेम्बल्स एट द सिंक, ट्रेम्बल्स, अंडरलाइन ट्रेम्बल्स। द कोल्ड वाटर रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, a few droplets cling, underline cling, cling to the graying hair on his wrists. तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि ये बाप जो है ये बूढ़ा हो रहा है धीरे धीरे, ये अभी अपनी मिडिल एज में है, तो ये धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है। His son and children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static, underline static, on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads, underline nomads,
entering a subcontinent, underline subcontinent, through a narrow pass. तो यहाँ पर उसको हमने देख लिया कि वो टॉयलेट गया, आकर वो हाथ धो रहा है, मतलब ये भी नहीं छोड़ा उसने, टॉयलेट से बंदा आएगा तो हाथ तो धोगा ना, तो हाथ तो धोएगा वो बंदा, लेकिन उसके हाथों पर कुछ छींटे लग गए, तो वो भी एकदम डिटेल में जाकर ये बता रहा है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका बुढ़ापा पास में आ रहा है, या फिर क्योंकि मॉनसून नाइट है तो बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो उसको ठंडी लग रही होगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेम्बल्स का मतलब वो कांप रहा है, शेकिंग इनवॉलेंटरीली, शेकिंग इनवॉलेंटरीली, शेकिंग इनवॉलेंटरीली। नेक्स्ट इज क्लिंग, क्लिंग का मतलब है रिमेन, कुछ ड्रॉपलेट्स उसके हाथ पर, उसके बालों पर आ गए, ऐसा। टिपिकल जो एक बंदा होता है, एक मिडिल एज मैन, वो वैक्सिंग थोड़ी करवाता है अपने हाथों की, तो उसके हाथ पर बाल होते हैं, वो बालों को बताया जा रहा है। फिर स्टैटिक, स्टैटिक मतलब वही रोज आएगा पुराने नगमे, किशोर कुमार के वही सॉन्ग सुनेगा वो। स्टैटिक मतलब वो उसकी लाइफ हो चुकी है कि वैसी ही चलेगी, ठीक है। स्टैटिक मतलब नॉट चेंजिंग, नॉट चेंजिंग। नोमैड्स, नोमैड मतलब वॉन्डरर्स, जो घूमते हैं इधर उधर, वॉन्डरर्स, या फिर जिप्सीज आप लिख सकते हो, जिप्सीज या वॉन्डरर्स। सब कॉन्टिनेंट का मतलब है पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का एक पार्ट, जैसे इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ऐसा। सब कॉन्टिनेंट मतलब पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। अब शायद आपको ये पता होगा, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, पहाड़, तो पहाड़ के बीच में, पहाड़ चढ़ के तो कोई उस तरफ नहीं जाता दूसरी तरफ, तो वो बीच में से जाते हैं, बीच के रास्ते में से, इसको बोलते हैं पास। तो कई बार जो लोग होते हैं आउटस्कर्ट्स में, वो इधर उधर से आते हैं, फिर आउटस्कर्ट्स में एक घर लेकर, एक जॉब लेकर वो अपना जॉब करते हैं शांति से, तो उनके फोर फादर्स कहीं और से आए होते हैं, जैसे पाकिस्तान से, नेपाल से, या कहीं और से वो आए होते हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी लाइफ सेटल की होती है, वो उस बारे में सोचते हैं कई बार। जो एक मिडिल एज पर्सन होता है, जो एक बूढ़ा पर्सन होता है, वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि मेरे पिताजी और उनके पिताजी कैसे आए थे इंडिया में, और वो अपनी लाइफ कैसे उन्होंने बढ़ाई, फिर हम अपनी लाइफ और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये सब। तो वो अपने ख्यालों में खो खोकर फिर बाद में वो सो जाएगा, ऐसा गाने वाने सुनते हुए रेडियो पर। वही उसकी एक स्टैटिक लाइफ है, उसके बच्चे उसको भाव नहीं देते, पूछते नहीं उससे। इसके वेरियस रीजंस, कि बच्चे उसको क्यों नहीं पूछते, इसके वेरियस रीजंस दिए हैं साइड में, देखो। रिफ्यूजल ऑफ द चिल्ड्रन टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स इंडिकेट्स दे आर एंग्री, जनरेशन गैप, लैक ऑफ कंसर्न। लैक ऑफ कंसर्न मतलब उनको परवाह नहीं है, जनरेशन गैप तो डेफिनेटली है ही, एंड दे आर एंग्री। एक बच्चा एंग्री क्यों होता है? हो सकता है उसको पॉकेट मनी ना मिली हो, और भी अलग अलग रीजन रहते हैं, तुम्हारी एज में तुमको पता ही है, अब बोल के क्या फायदा, ठीक है। किसी के दिल विल भी टूटते ये टाइम पर, ठीक है, तो वो अलग अलग रीजन रहते हैं, बच्चे उस कारण से भी एंग्री रहते हैं, ऐसा है। तो इसी प्रकार से दिलीप चित्रे जी ने ये खूबसूरत कविता इन शब्दों में पिरोई है, ठीक है। अब बचते हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच लिखेंगे, जरा से हैं, 2 फिगर ऑफ स्पीच इसमें थ्रू आउट है, स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक, तो वो लिखेंगे हम पोएम के नाम के पास में। पेज 116 पर लिख लो। एक तो है इमेजरी। इमेजरी आप इमेजिन कर सकते हो, एक दुखी बाप या फिर एक रूटीन जो उसकी चल रही है लाइफ, ऐसा कोई बाप। एक वर्किंग क्लास पर्सन बेसिकली हम इसमें इमेजिन कर रहे हैं, वर्किंग क्लास एंड बिलो एवरेज पर्सन, ठीक है। एंड सेकेंड इज मेटाफोर। मेटाफोर फॉर सैड एंड डल लाइफ ऑफ अ वर्किंग क्लास पर्सन। मेटाफोर फॉर सैड एंड डल लाइफ of a working class person.
तो ये दो है फिगर्स ऑफ स्पीच जो इस पोएम में हम कहीं पर भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, फिर एक तो अलिटरेशन हो गया आपका फेवरेट। फर्स्ट लाइन में देखो अलिटरेशन है, ट्रैवल्स ट्रेन, टी टी उसमें रिपीट हो रहा है, ट्रैवल्स ट्रेन। अब हम अलिटरेशन डिस्कस नहीं करेंगे, काफी जगह ये मिल सकता है आपको। थर्ड लाइन में भी है सबअर्ब स्लाइड, सबअर्ब स्लाइड वहां पर भी दिख रहा है आपको, ठीक है। अब थर्ड लाइन में एक और है फिगर ऑफ स्पीच, एंड दैट इज suburb slide past his unseeing eyes, underline unseeing eyes, unseeing eyes। ये आईज नहीं है जो अनसीइंग है, ये पर्सन है जो अनसीइंग है। अनसीइंग का मतलब हम बोल सकते हैं अननोटिस्ड, मतलब वो जब जा रहा है अपने मेट्रो में वगैरह ऐसा पकड़कर, जैसा कि दिखाया गया नेक्स्ट पेज पे, तो अननोटिस्ड वो पर्सन जा रहा है और वो बाहर की दुनिया को देख नहीं रहा है। तो ये यहां पर है, हम बोल सकते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये है अननोटिस्ड पर्सन, और पर्सन से ये अननोटिस्ड हटाकर लगाया गया है आइज के पहले, ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव। एपिथेट इज एडजेक्टिव, तो इस एडजेक्टिव अननोटिस्ड को अनसीन बनाया और उसको ट्रांसफर करके आइज के पहले लगाया, ठीक है। अननोटिस्ड पर्सन हम बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं अननोटिस्ड साइट्स, जो सीन है वो उसने नोटिस नहीं किया, ठीक है। अननोटिस्ड साइट्स भी हम बोल सकते हैं, साइट्स, SIGHTS, साइट्स। नेक्स्ट, टोटल तो इसमें 2 ही स्टैंजा है, तो जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी लास्ट फोर्थ लाइन में है लाइक, अंडरलाइन लाइक। वहां क्या लिखेंगे, सिमिली लिखो, सिमिली, कंपैरिजन हुआ है डायरेक्ट। और उसके नेक्स्ट लाइन में है ही हरीज, अंडरलाइन ही हरीज। और उसके फिर लास्ट लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट लाइन में है ही हरीज, फिर से 2 बार ही हरीज आया है, तो लिखेंगे रिपीटेशन, रिपीटेशन, ही हरीज। उस पेज की लास्ट लाइन, पेज 116 की लास्ट लाइन, ईटिंग अ स्टेल चपाती, अंडरलाइन स्टेल चपाती। स्टेल का मतलब हमने ऊपर भी लिखा था नॉट फ्रेश, नॉट फ्रेश। लेकिन यहां पर है आपका फिगर ऑफ स्पीच सिनेक ड्यूकी, जो हमने उस दिन देखा था, सिनेक डोकी या ड्यूकी, सिनेक ड्यूकी, मतलब पार्ट इज सिंबलाइजिंग द होल, या पार्ट रेफर्स टू होल। एक चीज है जो सबको, सब चीजों को वो बता रही है, मतलब सिंबलाइज कर रही है उसको। ऐसा है जैसे अगर मैं बोलता हूं रुपया, रुपया, या मैं बोलता हूं गोल्ड, या मैं कुछ भी बोलता हूं, तो ये सारी चीजें एक चीज दिखा रही है, वेल्थ, वेल्थ को दिखाती है ये सारी चीजें। तो ऐसा है यहाँ पर सिनेक्डोकी। तो यहाँ पर जो उसका स्टेल चपाती है, चपाती मतलब उसका फूड है, उसको क्या कुत्ता है क्या वो बाप, नहीं, उसको रोज चपाती डालते का एक एक, नहीं, उसको खाना जो मिलता है उसको मतलब फ्रेश खाना नहीं मिल पाता है, ऐसा है, ठीक है। तो स्टेल फूड हम बोल सकते हैं, ठीक है, चपाती नहीं, मतलब फूड है उसका स्टेल। तो यहां हम लिख सकते हैं चपाती इज इक्वल टू फूड। नेक्स्ट पेज,
117 पर सेकेंड लाइन में मैंने आपको पूरी लाइन अंडरलाइन करवाया था, वहां पर अगेन सेम है, यही सिनेंडियो की स्टार्टिंग में लिख लो, लेफ्ट साइड में अगर जगह होगी तो, नहीं तो राइट साइड में लिखो। और सर्कल करेंगे मैन को, मैन यहां पर वो अकेला पर्सन नहीं है, यहां पर पूरा मतलब वर्किंग क्लास पीपल है। मैन का मतलब वर्किंग क्लास पीपल है, यहां पर सारे लोग वैसे ही हैं, लगभग सबकी जिंदगी वैसी ही कट रही है ऐसा। तो मैन्स एस्ट्रेंजमेंट मतलब वो बंदा अकेला नहीं हुआ, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अकेले हो जाते हैं। तो वर्किंग क्लास पीपल। एंड लास्ट थर्ड लाइन ऑफ दैट पेज, स्टैटिक मतलब वो एक ही तरह के गाने सुन रहा है, या फिर कभी कभी गाना बज भी रहा है कि नहीं उसको पता नहीं, कुछ तो भी चल रहा है उसको पता नहीं, उसको कोई सेंस भी नहीं है, ना वो जानना चाहता है, ना उसको चेंज करना है वो एफएम रेडियो स्टेशन, तो उसको कोई टेंशन नहीं है, वो बैठा है। तो यहाँ जो स्टैटिक है ये रेफर करता है एक पर्टिकुलर साउंड को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओनोमेटोपिया, स्टैटिक को अंडरलाइन करके लिखेंगे ओनोमेटोपिया, एक पर्टिकुलर साउंड को उसने नाम दिया है स्टैटिक, ओनोमेटोपिया। और इसी के साथ ये सुंदर डल पोयम समाप्त होती है। मिलेंगे कल सेम टाइम, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।